डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भ्रूणीय प्रेरण यानी एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। भ्रूण परिवर्तन के दौरान जब प्रारंभिक कोरक खंड बनते हैं तो ये कोरक खंड एक दूसरे से आकार और आकृति में लगभग समान होते हैं और अविभेदित होते हैं। तो ये अविभेदित कोशिकाएं या कोरक खंड आगे चल करके डिफ्रेंशिएट होने लगती हैं। जब ये डिफ्रेंशिएट होने लगती हैं तो ये कोशिकाएं भावी जंतु जो होता है उसका बाहरी भाग बनाएंगी। वो कोशिकाएं ऊपर की ओर और जो कोशिकाएं आंतरिक भाग बनाती हैं वो कोशिकाएं एक साथ अंदर एकत्रित होकर के प्राथमिक आद्य अवशेष बनाती हैं। इनके रूप में विभेदन होता है और विभिन्नताएं उत्पन्न होने लगती हैं। परिवर्तन से संबंध एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि ये जो विविधता है ये उत्पन्न कैसे होती है, कहाँ से आती है। क्या ये कोशिकाएं स्वतः ही तय कर लेती हैं कि इनको क्या बनाना है, या फिर क्या ये एक कोशिका दूसरी कोशिका को प्रभावित करती है, या फिर दूसरी कुछ कोशिकाएं बनती रहें और वो एक नियत मार्ग पर चलती रहें। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें कि क्या ये कोशिकाएं अपने आप किसी भी अंग का निर्माण करें, यानी कोई वृक्क का भाग बनाए, एक्टोडर्म बनाए या मेसोडर्म बनाए या ब्लड बनाए या नोटोकॉड कोशिकाएं बनाए, या फिर ये जो कोशिकाएं होती हैं इनको कोई नियंत्रित करता है और नियंत्रित करने के बाद अगर इनको कोई आदेश दे करके ये सब बनाने के लिए कहता है या उनको प्रेरित करता है। ये कई सारे प्रश्न हैं जो परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होते हैं। ये जो सभी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, भ्रूणीय प्रेरण। यानी कि भ्रूण के दौरान कुछ कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं को प्रेरित करके उन कोशिकाओं के समूह को उत्पन्न करती हैं और अंगों के निर्माण को प्रेरित करती हैं। यानी भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान जो अविभेदित कोशिकाएं होती हैं वो अविभेदित कोशिकाएं यानी जो कोरक खंड है आगे चलकर डिफ्रेंशिएट होने लगती हैं और इनमें विशिष्टता उत्पन्न होने लगती है। जब इनमें विशिष्टता उत्पन्न होने लगे और अंगों का निर्माण करती है तो इस दौरान भ्रूण की कुछ कोशिकाएं अन्य जो दूसरी कोशिकाएं या तो वो जैसे कि वो समीपस्थ कोशिकाएं होंगी या प्रत्यारोपित यानी कि भ्रूण के किसी भाग से काटकर अन्य भाग पर कोशिकाओं के समूह को प्रतिस्थापित किया जाना, प्रत्यारोपित किया जाना हो को भी ये प्रभावित करती हैं या नियंत्रित करती हैं या प्रेरित करती हैं। यानी भ्रूण की कुछ कोशिकाएं दूसरी कोशिकाओं को यानी उसके पास में स्थित हो या ट्रांसप्लांट करने के बाद में उन कोशिकाओं को ये या तो प्रभावित करती हैं या नियंत्रित करती हैं या प्रेरित करती हैं। इनके बिना कोशिकाओं का एक संगठन नहीं बनता है और इस प्रभाव को ही भ्रूणीय प्रेरण कहते हैं। यानी कि कुछ कोशिकाओं का समूह जो समीपस्थ या ट्रांसप्लांट करने के बाद में उन कोशिकाओं को भ्रूणीय विकास के लिए प्रेरित करना ही भ्रूणीय प्रेरण कहलाता है। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की खोज हैंस स्पी नामक वैज्ञानिक नामक जो वैज्ञानिक है इन्होंने न्यूट एम्फीबियंस होता है उसके भ्रूणीय विकास के दौरान की थी। अब आता है जो भ्रूणीय प्रेरण होता है तो ये तो हमें निश्चित रूप से पता चल गया कि जो भ्रूणीय प्रेरण होता है उसमें कुछ कोशिकाएं दूसरी कोशिकाओं को अन्य कोशिकाओं के संगठन हेतु या अंगों के निर्माण हेतु प्रेरित करने का कार्य करती है, यानी प्रेरण का कार्य करती है। तो प्रयोगों के द्वारा ये ज्ञात किया जा चुका है कि कोई भाग काट करके भ्रूण के किसी अन्य भाग पर
ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, प्रत्यारोपित कर दिया जाए, तो उस भाग में किसी विशिष्ट अंग का निर्माण उत्पन्न हो जाता है, यानी कि ट्रांसप्लांट करने के पश्चात। तो हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे कि जो भ्रूणीय प्रेरण होता है, उस भ्रूणीय प्रेरण के दौरान जो प्रत्यारोपण होता है, यानी जो ट्रांसप्लांट होता है, वो ट्रांसप्लांट किस किस प्रकार का होता है और किस किस भाग को ये बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो भ्रूणीय प्रेरण के दौरान पहला जो ट्रांसप्लांट का प्रकार है वो है ऑटोप्लास्टिक, यानी कि स्वरोपित प्रत्यारोपण। जब एक ही भ्रूण के, यानी कि कोई, ये आपका एम्ब्रियो, एक ही एम्ब्रियो के किसी भाग से उसी एम्ब्रियो के किसी अन्य भाग पर, यानी ये एम्ब्रियो है आपका एक, इसका कोई एक भाग से कोई कोशिका हटा करके इसी की भ्रूण के दूसरे स्थान पर प्रत्यारोपित कर दिया जाए, तो वो ऑटोप्लास्टिक ट्रांसप्लांट कहलाता है। समझे? जब एक ही भ्रूण से अंश को काटकर उसी भ्रूण के अन्य अन्यत्र भाग पर उनको प्रतिरोपित कर दिया जाए या ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, तो उसको ऑटोप्लास्टिक ट्रांसप्लांट कहेंगे। जैसे कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि डोनर भी इसी का ही है, यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपका एक भ्रूण है, एम्ब्रियो है। तो इस भाग में से हमने क्या किया, यानी कि आपको ये जो ब्लैक कलर का भाग दिखाई दे रहा है, ये डोनर भाग है, और ये इस तरीके का भाग आप यहाँ दिखाई दे रहा है, ये आपका रिसिपिएंट भाग है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि एम्ब्रियो दोनों में सेम है। ठीक है, तो ऑटोप्लास्ट का मतलब होता है कि जब एक ही एम्ब्रियो का कोई भाग काट करके उसी एम्ब्रियो के किसी अन्यत्र भाग पर उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, तो वो ऑटोप्लास्ट ट्रांसप्लांट कहलाता है। दूसरा आता है होमोप्लास्टिक ट्रांसप्लांट। जब यदि एक ही स्पीसीज, ठीक है, यानी स्पीसीज सेम है, एक ही स्पीसीज की एक जंतु के भ्रूण से उसी जाति के भ्रूण में प्रतिरोपण किया जाए, ट्रांसप्लांट किया जाए, तो वह समरोपित प्रतिरोपण यानी कि होमोप्लास्टिक ट्रांसप्लांट कहलाता है। जैसे आपको यहाँ भाग दिखाई दे रहा है कि इसमें खास बात क्या है, ध्यान देने योग्य बात है कि सेम स्पीसीज है, एम्ब्रियो दोनों अलग अलग है लेकिन एक ही स्पीसीज के हैं। यानी कि जैसे कोई न्यूट एम्फीबियन है, तो एक ही न्यूट एम्फीबियन की दो स्पीसीज, ठीक है, सेम स्पीसीज हो गए लेकिन एनिमल दोनों अलग अलग हो गए। तो उसका डोनर लेकर के, यानी कि एक आपका ये न्यूट है और उस न्यूट के दो अलग अलग जीव हो गए, स्पीसीज सेम हो गई, ये भी न्यूट का एम्ब्रियो है, ये भी न्यूट का एम्ब्रियो है, दोनों की स्पीसीज सेम है लेकिन एम्ब्रियो दोनों के अलग अलग है। तो इस प्रकार की ट्रांसप्लांट को, यानी कि जब स्पीसीज सेम हो और दो भ्रूण अलग अलग हो, एक भ्रूण से लेकर के दूसरे भ्रूण पर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, तो वो कहलाता है होमोप्लास्टिक ट्रांसप्लांट। तीसरे नंबर पर आता है हेटेरोप्लास्टिक ट्रांसप्लांट। हेटेरो नाम से प्रतीत हो रहा है, यानी कि विषम रोपित। जब यदि एक ही वंश, यानी कि वहाँ तो स्पीसीज सेम थी लेकिन यहाँ पर सेम क्या है, जीनस। जब एक ही जीनस की दो जातियों के भ्रूणों के बीच प्रतिरोपण हो, तो वह प्रतिरोपण विषम प्रतिरोपित या हेटेरोप्लास्टिक ट्रांसप्लांट कहलाता है। जैसे कि न्यूट, जिसको हम ट्राइट्यूरस कहते हैं, इस ट्राइट्यूरस की जीनस दोनों सेम है, यानी कि ट्राइट्यूरस ये भी है और ट्राइट्यूरस ये भी है, लेकिन स्पीसीज अलग है। यहाँ क्रिस्टेटस लिखा दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ स्पीसीज का नाम क्या है, यहाँ जो स्पीसीज है
यानी कि ट्राइट्यूरस क्रिस्टेटस, ठीक है। और यहाँ ट्राइट्यूरस टीनियनटस, यानी कि इनका देखो जीनस सेम है लेकिन स्पीसीज दोनों अलग है। तो दोनों के गैस्ट्रोला में आपको दिखाई दे रहे हैं कि एक भाग इस गैस्ट्रोला से लेकर के दूसरे वाले एम्ब्रियो के या गैस्ट्रोला पर ट्रांसप्लांट कर दिया जा रहा है। यानी कि डोनर और रेसिपिएंट देख रहे हैं आप, यानी कि स्पीसीज डिफरेंट हो गई लेकिन जीनस सेम है। तो इस प्रकार का जो ट्रांसप्लांटेशन है वो कहलाएगा हेटेरोप्लास्टिक ट्रांसप्लांट। अब आता है जीनोप्लास्टिक ट्रांसप्लांट। जब यदि दो दूर के संबंधों वाली जातियों के बीच प्रत्यारोपण किया जाए तो वह परारोपित प्रतिरूपण यानी जीनोप्लास्टिक ट्रांसप्लांट कहलाता है। समझ में आया? जब यदि दो दूर की संबंध वाली जो जातियां हैं, ठीक है, उनके भ्रूणों के बीच ट्रांसप्लांट किया जाए तो वह परारोपित यानी जीनोप्लास्टिक ट्रांसप्लांट कहलाता है। यानी एक तो हो गया डक, उसका गैस्ट्रोला, और एक हो गया आपकी चिक गैस्ट्रोला। दोनों की स्पीसीज लगभग यानी कि स्पीसीज अलग है लेकिन गुणों के आधार पर इनमें समानता होती है। तो उनके जो गैस्ट्रोला है यानी कि डक के गैस्ट्रोला से कोई भाग काट करके चिक के गैस्ट्रोला पर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो वो जीनोप्लास्टिक ट्रांसप्लांट कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये डक का गैस्ट्रोला है और ये चिक का गैस्ट्रोला है। तो डक का जो गैस्ट्रोला है उससे कुछ कोशिकाओं के समूह को काट कर और चिक के जो गैस्ट्रोला है उसके ऊपर स्थानांतरित कर दिया जा रहा है। यानी कि इसमें जेनेराई दोनों के डिफरेंट हो गए आपके, ठीक है। एक डक है और दूसरा है आपका चिक है। लेकिन खास बात क्या है कि दोनों ही एवियन है। तो उन दोनों के जो गैस्ट्रोला है उनमें से एक के किसी भाग को यानी डक के गैस्ट्रोला भाग से कुछ कोशिकाओं के समूह को काट कर, ब्लास्टोमियर को काट कर चिक के गैस्ट्रोला पर स्थानांतरित कर दिया जाए और वहाँ पर वो किसी भ्रूणीय प्रेरण के द्वारा अंगों के विकास को प्रेरित करे तो वो जीनोप्लास्टिक ट्रांसप्लांट कहलाएगा।